गाइस, इस भागते हुए मार्केट में आप लोग भी कई सारे स्टॉक्स में एंट्री के लेवल्स ढूंढ रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, जिन स्टॉक्स के बारे में पूछे थे, उन सारे स्टॉक्स को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। इन स्टॉक्स में कहाँ पे एंट्री की जा सकती है, कहाँ पे करना डेंजरस रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ आप इस वीडियो में या हर वीडियो में आप कंसिडर करके चलना कि मैं किसी भी स्टॉक के बारे में जब बात करता हूँ तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बात करता हूँ, ना ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना ही इंट्राडे के लिए, ना ही किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करता हूँ। पहला जो स्टॉक आपने पूछा है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। प्राइस चल रहा है 105 रुपये और आज के दिन भी 5% ये ऊपर चल रहा है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें जब मैं एंट्री लेवल दूंगा तो वो 70-80 रुपये के आसपास का होगा। तो हाँ, वैसा ही कुछ मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इसका चार्ट जो है काफ़ी अच्छा चार्ट देखने को लगता है, राइट। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ से भागा था, यहाँ से भागा था, वैसे ही शायद ये यहाँ से भागने वाला है और हो सकता है यहाँ से भाग भी जाए। लेकिन मैं इसमें एंट्री यहाँ पे नहीं करूँगा। इसलिए मैंने जो आपको एंट्री बताई है वो 65 से 70 के बीच में बताई है, यहाँ कहीं पर। ओके, क्या लेवल बताया मैंने? 65 से 70 अप्रैल के लिए, इस मंथ के लिए। ओके, क्यों बताया? देखो, अभी इसका अगर फंडामेंटल चेक करोगे तो अभी भी इसमें जो प्लेज किया हुआ है प्रमोटर ने अपना स्टेक 23%, बहुत ज़्यादा। मैं 5% से ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी में प्लेज किया हुआ रहता है तो मैं उस स्टॉक से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलता हूँ। अब अगर आप इसके बावजूद इसमें एंट्री करना चाहते हो, अगर आप ये जानते हुए भी इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका लगता है कि जिसकी वजह से ये इतने प्लेज करने के बाद भी यहाँ से बहुत तेज़ भाग सकता है। आपको ऐसी कौन सी न्यूज़ मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लेकिन प्लेजिंग छोड़ दें तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है। लॉन्ग रन में देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो पूरा का पूरा पब्लिक के पास नहीं गया है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जो बड़ा स्टेक है वो FII के पास गया है। और यहाँ से देखेंगे तो FII ने यहाँ पे अपना स्टेक जो है डबल कर लिया, लेकिन वहीं पे DII ने अपना स्टेक यहाँ से ट्रिम कर दिया है, लगभग 0 कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से प्रमोटर ने भी अपना स्टेक 1% के आसपास बढ़ाया है, 1% से कुछ कम। यहाँ पे FII ने अपना स्टेक कहाँ से लिया है? DII से और पब्लिक से। तो जब भी पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा कम होता है वो एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। FII का स्टेक बढ़ता है वो भी एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है, क्योंकि DII से ज़्यादा FII जब पैसा लगाती है तो स्टॉक भागता है। अब इसके चार्ट को तो हमने देख लिया। इसका PE रेशियो जब हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में हमको इसका EPS रीसेंट टाइम में बढ़ता हुआ दिख रहा है और PE भी इसका बहुत ज़्यादा अपनी मीडियन से ऊपर चल रहा है। तो इसकी वजह से भी मैं इसमें अभी एंट्री करने से थोड़ा बचूंगा। अगर हम इसको 3 साल में देखें तो 3 साल में भी ये सेम ही पैटर्न दिखा रहा है कि EPS बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है और PE जो है अभी थोड़ा बीच में चल रहा है, मीडियन और हाई के बीच में चल रहा है। ओके, तो ये PE एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए, 40 के आसपास कहीं पे आ जाए तो इसमें एंट्री करना ज़्यादा सेफ होगा। मैं आपको अगेन रिपीट करके बता रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये मुझे सेफ नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसमें 65-70 से पहले एंट्री नहीं करूँगा। और अप्रैल में अगर ये 65-70 पर नहीं आता, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नहीं ही आएगा, तो अगले महीनों में, आने वाले महीनों में ये टारगेट्स फिर चेंज हो जाएंगे। अगला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अभी हम लोग जितने भी स्टॉक्स और उनके लेवल्स डिस्कस करेंगे उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ लेवल्स पे बात करते हैं। तो अब बैंक है तो इसका डेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल हम लोग चार्ट में आते हैं, मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। ये कभी भी यहाँ से गिर सकता है, फिर लंबे टाइम तक आपके पैसे को अटका सकता है, ऐसी इसकी हिस्ट्री बता रही है। अब PE रेशियो देखेंगे तो अपने मीडियन के नीचे इसका PE चल रहा है, EPS बढ़ता हुआ दिख रहा है। इवन अगर इसे 3 साल करके देखेंगे तो भी हमको ऐसा लग रहा है कि एंट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई यहाँ पे एंट्री करता है तो उसका पैसा ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। ये गया किसके पास है? ये गया है DII के पास और थोड़ा सा पब्लिक के पास। तो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं।
ओवरऑल देखेंगे तो स्टेक एफआईआई और डीआई के पास काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, तो न्यूट्रल मान के हम लोग इसे चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं टारगेट की। तो अभी के टाइम पे ये यहाँ पर है। अगर इस महीने ये 70 तक आता है तो एक बहुत ही छोटा सा स्टेक, अगर आपके पास नहीं है यहाँ आसपास में, अगर आपने बाइंग नहीं की है तो बहुत छोटा सा स्टेक आप 70 पे ले सकते हो। ये अप्रैल का टारगेट है। जितने भी स्टॉक्स मैं आगे बताऊंगा ये सारे अप्रैल के टारगेट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें 70 में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी हिस्ट्री मुझे वैसा मतलब कन्विंस नहीं कर पा रही कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा कहाँ? देखो, इन केस अगर ये गिरते गिरते मुझे अराउंड 60 के आसपास मिलता है तो हो सकता है मैं इसमें एक अच्छा खासा स्टेक लगाऊं, और अगर 50 के पास मिलता है तो श्योर शॉट मैं इसमें एंट्री करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है आप में से कई सारे बोलेंगे कि इतना थोड़ी गिरेगा। ऑब्वियसली मुझे, देखो, आपको भी नहीं मालूम कि इतना गिरेगा या नहीं, मुझे भी नहीं पता ये इतना गिरेगा या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कंफर्टेबल कहाँ पर हूँ, है ना। मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं गैप ज़्यादा बता दूँ तो ये मत बोलने लग जाना कि 80 से 40 थोड़ी हो जाएगा। इतना ईजी थोड़ी है, इतना अच्छा स्टॉक है। तो देखो, अच्छे स्टॉक को एक न्यूज़ काफ़ी है बुरा स्टॉक बनाने के लिए, ठीक है। पॉलीकैब में देखा ना आपने, लोगों का ट्रस्ट एक सेकंड में मिस हो जाता है। ओके, तो मैं इसकी हिस्ट्री को देख के बोल रहा हूँ कि मैं इसमें कंफर्टेबल कहाँ पे रहूँगा, 60 पे, ठीक है। और उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा 50 या 55 के आसपास में, जो ये सपोर्ट है इनके आसपास में। लेकिन अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत कुछ कमाल चल रहा है, तो आप 70 अप्रैल के लिए कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत ले लेना। अगला स्टॉक है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। मेरा बहुत अच्छा खासा स्टेक इसमें इन्वेस्टेड है और ये एक सरदर्द बना हुआ है। पता नहीं क्या इसमें चल रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश पहले भी था, अभी भी हूँ। क्यों हूँ वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। इसका प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है ना, आप ये सिर्फ चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कितना अच्छे से, कितना ज़बरदस्त और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ इसमें प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर, कोई भी इसमें जो है कॉन्फिडेंस लूज़ करता हुआ नहीं दिख रहा। एफआईआई का कुछ स्टेक यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस होता हुआ, वो पब्लिक के पास गया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसके बाद भी आप जो स्टेक देखोगे वो कितना ज़्यादा है वो आप देख लो, एफआईआई डीआईआई का कितना ज़्यादा स्टेक है, ठीक है। और प्रमोटर ने कुछ नहीं बेचा है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही। इवन आप इसमें अगर देखो, ये इससे आपको प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे। इसके ईपीएस हमेशा से, ये हम लोग मैक्सिमम का चार्ट देख रहे हैं तो हमेशा से ये ऊपर ही गया है, मीडियन यहाँ है, इससे इतना ज़्यादा नीचे इसका पीई चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें तेज़ी नहीं है। तो अब इसमें बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। और इसमें टेंशन वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ये इस तरह की, ठीक है, जो ये बॉटम हम लोग कंसिडर कर रहे थे, तो वो बॉटम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक होता हुआ दिखा था, जिसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये बॉटम अगर ब्रेक हो चुका है तो फिर ये यहाँ से बहुत नीचे जाने के चांसेस हैं। मैंने पहले भी टेलीग्राम पे और यूट्यूब वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरे पास इसका अच्छा खासा स्टेक है, इन्हीं लेवल्स पे है, ठीक है, सेम इसी लेवल पे है। इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ आप में से भी कई सारे लोगों ने इन्हीं रेंजेस में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आपने इसमें इसी रेंज में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें कितना भी फॉल आए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मैं इसमें वेट करूंगा अराउंड 925 तक पहुंचने का। फिर उसके बाद ये मैं इसमें आपको लेवल्स बताऊंगा कि मैं 925 में एंट्री करूंगा या इसके आसपास में कहीं एंट्री करूंगा। मैं ये अभी भी नहीं बोल रहा कि ये यहाँ तक गिरेगा, लेकिन मैं इतने पास में और इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं एटलीस्ट 10, 15, 20% किसी भी स्टॉक के गिरने के बाद या मेरी बाइंग के बाद, जब वो और 10, 15, 20% गिर जाता है, तभी मैं एवरेजिंग करने के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल है। और आपको भी बहुत 5% के फॉल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर बहुत बड़ा फॉल आएगा तो आप एवरेजिंग नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास मान लो इसमें कोई स्टेक नहीं है, आपने इसे अभी तक नहीं खरीदा है और चाह रहे हो कि अब मैं इसे खरीदूं, तो इस महीने के लिए, अप्रैल के लिए, इसमें जो टारगेट है वो है 1210 का। आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो, या फिर किसी के पास अगर बहुत ऊपर में इसमें
बाइंग हो रखी है और एवरेजिंग के बारे में सोच रहे हो अप्रैल मंथ में तो 1210 के बारे में सोच सकते हो। अगला स्टॉक है मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड। आरओई आरओसी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, प्लेजिंग कुछ नहीं है, तो ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कोई फाड़ नहीं है। अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो गिरावट ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मेन जो चेक करना है अपने को वो ईपीएस, तो ईपीएस में कुछ पता चल नहीं रहा, बस एक चीज़ पता चल रही है कि मीडियन के नीचे ये चल रहा है। तो उसके बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस में। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस में हमको क्या मालूम चल रहा है कि इसका जो ईपीएस है यहाँ पे बहुत बुरा फॉल हुआ था, उसके बाद बढ़ रहा है, तो लास्ट 3 साल से बोल सकते हैं कि बढ़ रहा है। रेवेन्यू भी उसी तरह से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये पॉजिटिव बना हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट में इसमें प्रोमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, एफआई के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, डीआई के पास भी कुछ इसमें होल्डिंग रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास पहले का या बाद का डेटा नहीं है, लेकिन जो भी अभी हमारे पास इसमें होल्डिंग दिखाई दे रही है वो अच्छी दिख रही है। तो बेसिकली डेटा जो है पूरा कंप्लीट इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेवल्स में फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो पिछले महीने जो टारगेट था वो था 210 का, तो 210 कहाँ था यहाँ पे, तो यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे आया, 200 के आसपास थोड़ा बहुत घूमा और अभी ये रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगर यही एक सपोर्ट था तो ये यहाँ से अभी आपको भागता हुआ ही दिखेगा, लेकिन अगर ये एक फेक रैली आपको दिखा रहा है तो ये यहाँ से पलटने के बाद 170 तक भी आ सकता है। तो इस महीने के लिए जो टारगेट है वो 170 का है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले महीने इसने हमारा मंथली एसआईपी लेवल छू लिया था, उसको ब्रेक कर दिया था, तो शायद अब ये यहाँ से नीचे ना जाए, तो आप अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है उसमें भी एंट्री करना चाहो तो कोई बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल्स इसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए मैं पर्सनली इसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मैं 170 का एक जीटीटी लगा के छोड़ दूंगा, अगर वहाँ तक गिर जाता है तो वेल एंड गुड, मेरे स्टॉक में मतलब होल्डिंग्स में पड़ा रहेगा, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस इसमें नहीं होगा नहीं मिलने का। अगला स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। काफ़ी लोग इसे टारगेट करके बैठे हुए हैं। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पता नहीं इतना सा क्यों इन्होंने प्लेज किया है, कोई रीज़न समझ में नहीं आता। ठीक है, जो भी है, तो स्टॉक बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स का अगर आप स्टेक देखेंगे तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे तो हमेशा भागता हुआ है, तो जिस तरह के ये छोटे मोटे फॉल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वैसा ही एक फॉल ये है, इसीलिए लोग इसमें एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। मैं भी इनफैक्ट बेचैन हूँ। तो पीई रेशियो इसका देखेंगे तो ये मेन टेंशन वाली बात है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ईपीएस लॉन्ग रन में तो भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट रन में ये जो फॉल्स दिखाई दे रहे हैं ईपीएस में, ये एक टेंशन वाली बात है। इसका मीडियन यहाँ पर है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर अभी भी पीई दिखाई दे रहा है, तो एंट्री करें या ना करें, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। 3 साल का डेटा देखेंगे तो बहुत ही गंदा चार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ईपीएस बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन मीडियन के काफ़ी ज़्यादा नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री मिस करने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे थोड़ा ऊपर ख़रीदना पड़े बाद में तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स जब तक नहीं आते तब तक मैं इसमें एंट्री करने से बचूंगा, ठीक है। तो इसका मार्च का रिज़ल्ट जब आएगा तभी मैं इसमें कोई डिसीजन लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या इसमें टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ अराउंड 1330 के आसपास का लेवल, ठीक है। अगर इसी महीने अप्रैल में ये 1330 के आसपास आता है, जो कि पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, लेकिन 1330 के आसपास आता है तो ही मैं इसमें बाइंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे इग्नोर करूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो मैं ईयरली बोलो या ऑल टाइम जो फाइनल मेरा इन्वेस्टमेंट का लेवल होता है ना, ये उसके आसपास ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। यहाँ कहीं पे मेरा ऑल टाइम लो का ऑप्शन है जिसके नीचे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है। ईयरली जो लोएस्ट पॉसिबल लेवल होता है मेरा, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके नीचे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो ये जो स्टॉक है उसी के आसपास है अभी, ठीक है। तो काफ़ी फॉल आ चुका है, यहाँ से अगर जंप कर जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन ईपीएस को देखते हुए मैं इसमें वेट करूँगा। अगर मुझे इसी महीने 1330 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। अगला स्टॉक सबका फेवरेट एशियन पेंट, सबका तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ जो बहुत लंबे टाइम से मार्केट में है उनके पास एशियन पेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न आपको इसके चार्ट में दिख ही रहा है, बहुत बवाल रिटर्न बना के ये नहीं देता है, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न बना के ये ज़रूर देता है। लेकिन इस
रेंज में, इस टाइम रेंज में इसने लोगों को पका के रखा हुआ है। जिसने भी इसकी फ़ैन हो के इसमें एंट्री की थी उन्होंने कुछ भी इसमें कमाया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो उनको मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सब्र करो, रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। एक बात आप सीख लो अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कोई भी अच्छा स्टॉक, इस तरह का अच्छा स्टॉक, जितना लंबा आपको ये कंसोलिडेशन दिखाएगा उतने ही ज़्यादा तेज़ी से ये भागने के टाइम पे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये सही में ब्रेकआउट्स देना शुरू करेगा ना, तो ये आपका ये जो टाइम है जो बर्बाद हो रहा है इसको ये वर्थ कर देगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अभी फ़िलहाल इसमें पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करेंगे तो ईपीएस अभी भी भागता हुआ है और ये अपनी मीडियन के पास आ चुका है। तो इसमें अगर एंट्री करना चाहते हो तो ये रहा इसका प्राइस, और इस महीने अगर इसमें एंट्री करनी है तो अराउंड 2720 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो एंट्री कर सकते हो। ये बहुत ही सेफ स्टॉक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 2720 आने के बाद अगर ये और भी गिर जाता है तो इसमें और एवरेजिंग बाद में की जा सकती है। ये इस तरह का स्टॉक है। अब देखिए अगला स्टॉक जो है वो है पोशाक लिमिटेड। आज के दिन इसमें फॉल है, और आज के दिन नहीं, इसमें एक्चुअली हमारे से भी एक गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, गलतियाँ भी बताना ज़रूरी है। देखिए स्टॉक ख़राब नहीं है, ठीक है, डिविडेंड देता है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, आरओसी आरओई काफ़ी अच्छे हैं, हिस्ट्री वगैरह जो है आप देख सकते हैं, हिस्ट्री भी इसकी प्राइस चार्ट में दिख जाएगी, देखिए अच्छी है, ठीक है। लेकिन वहाँ से फॉल जो है बहुत बुरा वाला है, लगभग 50% ये गिर चुका है, 3% जो भी है, तो 50% के आसपास ये गिर चुका है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा पैनिक बना हुआ है लोगों का। अब किसी ने अगर यहाँ इस रेंज में एंट्री की होगी तो ऑब्वियसली उनका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता हुआ दिख रहा होगा, या तो उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि पीई रेशियो जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ईपीएस एक रेंज में बना हुआ है, पीई नीचे गिर रहा है लेकिन अपने मीडियन के आसपास नहीं आया, तो थोड़ा वेट करना बनता था। लेकिन हमने इसमें 3 साल का, हमने बोलो या मैंने बोलो, 3 साल का इसमें हमने जब ईपीएस पीई रेशियो चेक किया था तो ये कुछ ईपीएस जो है इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा था, लेकिन मीडियन के चूँकि ये काफ़ी नीचे इसका पीई दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। कौन से प्राइस पे? लगभग 5900 के आसपास, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था कि मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री की है। देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर में मैंने एंट्री नहीं की, यहाँ पे ही एंट्री किया हुआ है, लेकिन उसके बाद से अराउंड 13% का ये मुझे नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली मेरी गलती की वजह से ही है, लेकिन इट इज़ ओके। अगर ये रिज़ल्ट वगैरह सही कर देता है तो लॉन्ग रन में ये मुझे यहाँ से जब भी रिटर्न मतलब बना के देना शुरू करेगा, तो यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी बाई की है उसमें भी ऑब्वियसली प्रॉफिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और नीचे में जहाँ पे भी मैं एवरेजिंग करूँगा उसमें भी प्रॉफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस बात का, बस गिल्ट इस चीज़ का है कि यहाँ पे जब मुझे डाउट था तो मुझे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह की गलती आप लोग भी करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी मैं भी फोमो का शिकार हो जाता हूँ, है ना। ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ आपको टेलीग्राम पे। तो खैर अब इसमें एंट्री के लेवल कौन से हैं, देखिए 2 लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। एक लेवल जिसके नीचे मैं इसमें एंट्री कभी नहीं करूँगा, ठीक है, वो है 4000 का। अगर ये स्टॉक 4000 के नीचे चला जाता है तो मैं इसमें एंट्री कभी नहीं करूँगा, एवरेजिंग कभी नहीं करूँगा, मैं एग्जिट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एंट्री भी नहीं करूँगा, कोई एवरेजिंग भी नहीं करूँगा 4000 के नीचे। तो ये है मेरा ऑल टाइम या फिर बोल सकते हैं ईयरली लोएस्ट पॉसिबल एंट्री लेवल, ठीक है। अब इस महीने अगर आप इसमें एंट्री के बारे में देख रहे हो तो भी 4000 के आसपास ही मेरा लेवल है। अगर इस महीने ये 4000 के आसपास आपको दिखता है, 4000 के नीचे कहीं भी दिखता है, तो आप इसमें एंट्री या एवरेजिंग करना चाहो तो डिस्टेंस के साथ, जैसे मैं अभी 13% में हूँ तो 4000 पे ये जाएगा तो अराउंड ये 15-20% के ऊपर होगा, पता नहीं जो भी, तो 15-20% के नेगेटिव रिटर्न के टाइम पे आप एवरेजिंग किसी भी स्टॉक में करना चाहो तो कर सकते हो। 5%, 7-8% इज़ नॉट गुड, ठीक है, उतने डिस्टेंस पे आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। तो अप्रैल का टारगेट क्या है? 4000 का, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कि 22% थोड़ी गिर जाएगा, 22-23% थोड़ी गिर जाएगा। भाई नहीं गिरेगा तो मत लेना, गिर जाएगा तो अच्छी बात है ना। मेरा स्टाइल यही है, आज भी यही रहेगा, आगे आने वाले 5 साल के बाद भी आपको मेरे टारगेट्स कुछ इस तरह के ही दिखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर भाता है तो रहो, नहीं भाता है तो कोई और यूट्यूबर देख लो, ठीक है। मेरे टारगेट्स इस तरह के ही मिलने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई सारे कमेंट्स यूट्यूब पे ऐसे आ जाते हैं जिसमें लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि मालूम कुछ नहीं है, लेवल्स बता रहा है ना। तो लेवल्स इतने कॉन्फिडेंटली मैं अपने
एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बस, और ये मैंने प्रूफ भी किया है कई बार। मैं ऐसा नहीं हूँ कि स्टॉक भागने के बाद बोलता है कि देखो मैंने बोला था भाग रहा है, मैंने बोला था गिर रहा है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो लेवल्स बताता हूँ उस लेवल को मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले भी बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे बाय करूँगा, और वहाँ पे कई बार आके स्टॉक ने सपोर्ट्स लिए हैं और बहुत गजब के सपोर्ट लिए हैं। मतलब मेरे कहे हुए प्राइस पे गिरता हुआ, काफ़ी लंबे टाइम से गिरता हुआ स्टॉक मेरे कहे हुए प्राइस से 5-10 रुपए के आसपास से भी पलटा है। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो कमेंट करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो एक बार मूविंग एवरेज फॉलो करके ट्राई करते हैं, फिर एक बार कुछ और फॉलो करके ट्राई करते हैं, फिर MACD ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो आप ट्राई करते ही रह जाओगे। जब तक एक चीज़ में टिकोगे नहीं ना, तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। तो एक जो भी आपको इंडिकेटर हो, जो भी आपको यूट्यूबर हो, जो भी आपको सही लगता है, उसको एक बार फॉलो करो कुछ टाइम तक, तब आपको पता चलेगा कि इसमें ये बताना क्या चाह रहा है, या ये इंडिकेटर क्या शो करता है, या किस तरह का ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक आपने जो पूछा था वो है वरेनियम क्लाउड। आज के दिन शायद ये अपर सर्किट ही है, अपर सर्किट मारता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों ने इसको डिस्कस किया है टेलीग्राम में, लेकिन ये देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग, और ये देखो इन्होंने कितना इसे गिरवी रखा हुआ है। तो 36% में से लगभग 40-45% इन्होंने गिरवी रख दिया है। ठीक है, तो प्रमोटर को इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। डिविडेंड तो खतरनाक दिखाया हुआ है यहाँ पे, पता नहीं अब डिविडेंड ये लोग देते हैं क्या करते हैं नहीं पता। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्टेक जो है अपना कहाँ किया है, पब्लिक को चिपका दिया है। पब्लिक ने इसे धाड़ खरीद लिया है, और उसके बाद जो ये प्रमोटर के पास है वो भी इन्होंने गिरवी रख दिया है, लगभग 50% है ना, 45-50%। तो कुछ भी इसमें पॉजिटिव दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है नहीं, राइट। अब ये यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है। अभी मार्च का क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। तो जब इस तरह का कॉन्फिडेंस लूज आदमी यहाँ कर देता है ना, जब प्रमोटर यहीं पे कॉन्फिडेंस लूज कर रहा होता है, तो इस चीज़ पे डाउट हो जाता है कि भाई ये प्रॉफिट सही में दे रही है कंपनी। ठीक है, तो मेरा कोई फंडा नहीं है। मैं जैसे ये प्लेज देख लेता हूँ ना 5% से ज़्यादा, मुझे जैसे ही 5% से ज़्यादा प्लेज दिखता है मैं वहाँ से बाहर हो जाता हूँ, मैं उसमें एंट्री करता ही नहीं। ठीक है, ये मैंने कई बार रिपीट किया है। तो ये कितने भी अच्छे रिजल्ट दिखा ले, कुछ भी कर ले, मैं एंट्री नहीं करूंगा, ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा। PE रेशियो देखने का कोई मतलब नहीं है, और प्राइस भी पता नहीं क्या ही चल रहा है इसमें। तो गाइस, जिसने भी ये पूछा था, मेरी तरफ से इसमें नो है। मैं इसमें लेवल्स भी नहीं बता पाऊंगा। किसी को बहुत ही ज़्यादा पैसे काट रहे हैं तो 20 रुपए के आसपास अगर अप्रैल में मिल जाए तो एंट्री करके देख लेना, अगर रिस्क लेना चाहते हो, है ना। 20 रुपए के आसपास आके अगर ये भागता हुआ दिख गया तो आपके अलग। अगला स्टॉक है VBL, वरुण बेवरेजेस। तो ये स्टॉक कैसा है आपको पता ही होगा, आप कुछ भी थोड़ा भी टाइम अगर आप बिता चुके हो स्टॉक मार्केट में, तो ये स्टॉक हमेशा से मतलब मेरी नज़र में तो सबसे ज़बरदस्त स्टॉक है अभी तक का। ठीक है, कभी भी इसमें फॉल देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसमें एंट्री के लेवल्स भी नहीं मिलते, और ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती ही रहती है। प्रोडक्ट आपको पता ही है, पेप्सी हमेशा बिकता ही है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, किसी ना किसी बहाने से लोग इसे पीते ही हैं। तो इसके बिजनेस पे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी इसका PE रेशियो देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, हमेशा ऊपर जाता हुआ। मीडियन के थोड़ा ऊपर इसका PE चल रहा है, आपको ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा। अगर PE इसका नीचे आ जाता है तो इसमें एंट्री के लेवल ज़्यादा अच्छे होंगे। अब देखो, 2 तरह की एंट्रीज मैं इसमें बताऊंगा। पहली जो सेफ एंट्री होगी, सेफ एंट्री इस साल जो मुझे दिख रही थी वो दिख रही थी अराउंड 1055 के आसपास। ठीक है, अब आप में से थोड़ा भी अगर आपको एक्सपीरियंस है ना इस स्टॉक के साथ, तो आपको पता होगा कि ये लेवल ये कभी नहीं आएगा। 1055 यहाँ कहीं पे बनता है, यहाँ ये कभी आएगा नहीं, इतना गिरेगा ही नहीं। गिर गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, किसी रीज़न से गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली जिस तरह से ये चल रहा है बिजनेस वाइज, ये इतना नहीं गिरेगा। ओके, तो इसमें एंट्री का एक दूसरा लेवल जो है, देखो ये तो पहला हो गया जो कि चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसका स्टेक बिल्कुल भी नहीं है, चाहते हो इसमें अब एंट्री करने के लिए, कुछ नए लोग होंगे जो मार्केट में आए होंगे जिनके पास ये स्टॉक नहीं होगा, अगर वो लोग इसमें चाहते हैं एंट्री करने के लिए, तो 1275 का टारगेट है सिर्फ अप्रैल का। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे का टारगेट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन 1275 अगर आपको मिलता है किसी भी रीज़न से, तो आप इसमें एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला स्टॉक है एंजल वन लिमिटेड। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, मेरे पास भी है, अराउंड 1388 के आसपास है, जो कि मैंने इस
टाइम में लिया था। ठीक है, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे टाइम में मैंने इसमें एंट्री की थी और उसके बाद से ये स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे चुका है और मैं इसे अभी भी काफ़ी टाइम तक इसे होल्ड करने वाला हूँ। लगभग 5-10 गुना जब तक ये नहीं होता मैं इसे बेचूंगा नहीं, या फिर कोई फ्रॉड वगैरह या कुछ इश्यूज नहीं होते तब तक मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ। अभी जिनको इसमें एंट्री करनी है उनके लिए देख लेते हैं। देखिए EPS ज़बरदस्त चल रहा है, PE मीडियन के आसपास ही चल रहा है, तो एंट्री इसमें कोई अगर करना चाहे तो अभी कोई गलत टाइम नहीं दिखाई दे रहा। अब पिछले महीने जो है इसमें मेरा जो टारगेट बना हुआ था वो अराउंड 2300 के आसपास का था। जो SIP लेवल था ना वो 2300 के आसपास था। अभी इस चार्ट में आपको ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप अपने ब्रोकर के चार्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक विक दिखेगा जो कि 2300 से थोड़े ही ऊपर से वापस पलट गया। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये वापस नीचे गिरेगा या नहीं, लेकिन इसने पिछले महीने एग्जैक्ट 2300 के थोड़ा सा ऊपर से पलटी मार दी थी। ठीक है, अब अगर ये इस महीने भी गिरने वाला है काफ़ी ज़्यादा तो इस महीने का टारगेट 2050 रुपीज़ का है, मतलब 2300 से भी नीचे का। तो 2050 अगर किसी को मिल जाता है इस महीने तो एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो इससे भी नीचे हैं एवरेजिंग करने के लिए। ठीक है, अगर मैं करूँगा एवरेजिंग तो इसके नीचे ही करूँगा, वो जब जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ 2050 में अगर आपको ये मिल जाए तो अच्छा लेवल माना जाएगा। लास्ट स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा पावर। लास्ट स्टॉक क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी है, तो इसकी वजह से मैं इसे अभी यहाँ पे रोकूंगा। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ही कोशिश करूँगा उनको भी डिस्कस करके चैनल पे डालने के लिए। ठीक है, टाटा पावर भी अच्छा स्टॉक दिखाई देता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो कुछ इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ये यहाँ से क्यों भाग रहा है, राइट। तो जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में लिख लेना या फिर गूगल सिंपल सा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन लोग इसे फ्यूचर समझ रहे हैं कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है ऑब्वियसली EV के चक्कर में, तो उसकी वजह से इसमें तेज़ी है। PE रेशियो इसका देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टेबल ही दिख रहा है और मीडियन से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसे हम लोग 3 साल का चार्ट चेक करें PE रेशियो का तो यहाँ पे भी ये सेम ही दिख रहा है। तो ये किस तरह का दिख रहा है? सेम टू सेम पोशाक के जैसा, राइट। पोशाक में हमने डिस्कस किया था कि इसको देख के मैंने एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो एक गलती हो गई। थोड़ा सा फॉल मुझे ज़्यादा देखना पड़ गया 13% का। अभी ये यहाँ से रिकवर करता हुआ दिख रहा है। PE जो है रिकवर करता हुआ दिख रहा है, अपने मीडियन से ऊपर चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं तो नहीं करूँगा, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर न्यू एंट्री करनी है तो 290 के नीचे जाए तो ही एंट्री करोगे, ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, अभी जो ये बहुत ऊपर चल रहा है, अभी मतलब ये उनके लिए बस देखने वाली बात है जिनके पास ऑलरेडी इसका स्टॉक है, तो देख के मज़े लेते रहो। वैसा वाला टाइम चल रहा है अभी इसमें, है ना। एंट्री वाला टाइम जो है इसमें 290 के नीचे ही शुरू होगा। तो जब ये इसके आसपास आए आप मेरे को कमेंट करते हैं ना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा इसका, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे उसमें। और मोस्टली उसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे एवलॉन हो गया, वेस्ट कोस्ट, आंध्र पेपर, वास्कॉन इंजीनियर्स वगैरह वगैरह जो है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमटार, टाटा टेक वगैरह जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में।